किसका होगा, ताज किसका होगा। और बेरोजगारी की भी बात करें तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ से लोग बाहर से आते हैं रोजगार की तलाश में, वहाँ भी बेरोजगारी है। और क्या लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या खेला होने जा रहा है। डराने की राजनीति की जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है कि यही वो बीजेपी के नेता हैं। जब मेरे सीट नहीं जीत पाया था लोकसभा में तो मेरी फजीहत ये कर रहे थे, मेरे खिलाफ ये बोल रहे थे। संजय राउत ने बड़े सफाई से महाराष्ट्र बनाम गुजरात करने की कोशिश की। भाजपा की सरकार का डिप्टी सीएम कह रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ के ये जहरीले भाषण नहीं चाहिए। और नफरत की राजनीति, उससे लोग उभरना चाहते हैं। अजीत पवार का ये दांव क्या इशारे करता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जिसके मुद्दे और जिसकी राजनीति केंद्र को प्रभावित करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं मुंबई में हूं, जुहू बीच में हूं और जिस तरह ये समुद्र की लहरें उठ रही हैं, कभी तेज होती हैं, कभी हल्की होती हैं, इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति कभी तेज होती है और कभी गर्म होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में नए नए पेच रोज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, यहाँ परीक्षा है शरद पवार की चालों की, और यहाँ परीक्षा है उद्धव ठाकरे की सहानुभूति की। तख्त किसका होगा, ताज किसका होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी बहुत सारे तूफान आना बाकी हैं। यहाँ इस बार इतने कन्फ्यूजन हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतना कन्फ्यूजन पहले कभी देखने को मिला नहीं। कई पार्टियां बन गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना शिंदे, शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी। तो वो कन्फ्यूजन है, बड़ी संख्या में बागी भी खड़े हुए हैं। और अचानक से महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर राज ठाकरे के बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर नज़र आने लगे हैं। तो लोग बात करने लगे हैं कि क्या राज ठाकरे दूसरे ओवैसी बनने जा रहे हैं। क्या राज ठाकरे के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो चाहती है कि ठाकरे परिवार की विरासत को थोड़ा थोड़ा बांटा जा सके। तो शिवसेना के वोट हैं, राज ठाकरे उनमें थोड़ी सी सेंध लगा सके। तमाम राजनीति की बातें हैं। 4PM की एक बड़ी टीम लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों में लोग हैं हमारी टीम के, और कुछ लोग मुंबई में हैं। चूँकि मुंबई इतना बड़ा है, 36 विधानसभाएं हैं यहाँ पे, और कहा जाता है कि जो मुंबई पे राज करेगा वही महाराष्ट्र की सत्ता पे राज करेगा। तो मेरे साथ 4PM की टीम है, मैं आपका सबसे परिचय कराता हूँ एक एक करके। हयात हैं, आप देखते रहते होंगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत शानदार रिपोर्टिंग करती रही हैं। इस समय महाराष्ट्र की अलग अलग विधानसभाओं में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, उनके दुख दर्द क्या हैं, उनकी समस्या क्या है। नफीसा हैं, ये अभी 4PM का हिस्सा बनी है हाल फिलहाल में। बहुत अलग अलग चैनल पे बड़ी बहादुर रिपोर्टर रही हैं। ये भी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में घूम रही हैं और वहाँ के लोगों से बात कर रही हैं। मनीष, आप परिचय पहले ही आपका है, 4PM महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का एक एक पहलू जानते हैं। तो हम आज इन लोगों से बात करेंगे, इतने दिनों में जो ये घूमे हैं, क्या देखा, क्या पाया, अलग अलग नज़रिए से। शुरुआत करते हैं मनीष से। मनीष भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये जुहू बीच पे इस समय, और मैं कल रात को यहाँ पे आया था तो बहुत गंदगी नज़र आ रही थी मुझे। तो मुझे लोगों ने बताया कि जुहू बीच पे छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, पूजा करी तो उसका कुछ सामान था, लेकिन अभी रात में पूरा ये तट लगभग साफ़ हो गया, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन भीड़ बहुत है यहाँ पे। ये भीड़ आमतौर पे जुहू बीच पे इतनी रहती है या आज कुछ ज़्यादा है? संजय जी, आजकल अभी आज तो थोड़ा कम लग रहा है। अगर हम कल आएँ संडे को ख़ास तौर पे, तो उस दिन ज़्यादा और भीड़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। क्योंकि जुहू में हमने देखा है कि हम इससे पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे, और लोगों से कभी भी मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे कहीं ज़्यादा बाहर से जो लोग आए रहते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और क्योंकि जुहू बीच है और जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ सेलिब्रिटीज़ अगल बगल रहते हैं, तो उनके घर भी जाना होता है, फ़ोटो भी खिंचा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे चलती रहती है संजय जी। हाँ, ये ज़रूर है कि छठ का मौका था, और क्योंकि मैं यहाँ पर 2-3 बार छठ कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर संजय जी रात को ये होता है कि
जो रात को यहाँ आते हैं, आसपास के लोग हैं तो चलिए वो समय निकाल के वापस घर भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं वो रात को यहीं आते हैं, शाम को जब पूजा करनी होती है और रात भर यहीं रुकते हैं, फिर सुबह जो सूरज उगते हैं तब पूजा करके फिर यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को इसलिए मिलती है। हाँ, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मनीष ने और बाकी लोगों ने ढूंढा, और ये जो बीच देख रहे हैं आप, ये जुहू बीच का किनारा है, सड़क है और सड़क के उस तरफ 4 PM का महाराष्ट्र का ऑफिस है। तो ये मुंबई की सबसे खूबसूरत जगह पे 4 PM महाराष्ट्र का ऑफिस खुल गया है। ये भी आप लोगों के आशीर्वाद से है कि हम लोग महाराष्ट्र में और तेज़ी से कवर कर पाएंगे। राजनीति की बात करूं मनीष, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं राज ठाकरे फैक्टर। पूरे मुंबई में राज ठाकरे के इतने होर्डिंग मुझे नज़र आए, उतने होर्डिंग मुझे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नज़र नहीं आए। उद्धव ठाकरे ये कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं महाराष्ट्र में अपने होर्डिंग लगाने की। तो क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होर्डिंग कम हैं, राज ठाकरे के ज़्यादा हैं? राज ठाकरे जो अचानक से एक उभार देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ महीने पहले मनसे का कहीं नाम नहीं था। क्या रणनीति, क्या क्यों मोदी के और अमित शाह के होर्डिंग नहीं है? क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो इन दोनों नेताओं के होर्डिंग तो बहुत भरे रहते हैं। जी, अब संजय देखिए, ये इसकी कहानी जो है वो लोकसभा जो चुनाव हुए थे उससे पहले से ही लिखी जा रही थी, और हमने देखा था कि बिना शर्त समर्थन का जब ऐलान किया था राज ठाकरे ने, और यहीं छत्रपति शिवाजी पार्क दादर में जहाँ पर नरेंद्र मोदी आए थे और महायुति के तमाम नेता वहाँ पे थे, शक्ति प्रदर्शन कर दिखाने की कोशिश की गई थी। उस दरमियान ऐसा लगा था कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा दल जो MNS है वो अब बीजेपी के साथ खड़ा होने जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद देखा गया कि कई सारी फिर कहानियाँ निकली, कई सारी अटकलें हुई कि अब लगता है अकेले लड़ेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि महाराष्ट्र के तमाम जानकार और ये मान के चल रहे हैं कि राज ठाकरे बीजेपी की ही बी टीम है, क्योंकि जिस तरीके से वो कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम 48 घंटे में फिर जो मस्जिदों पे बसता है उसको स्पीकर को निकलवा देंगे, तो तमाम वो चीज़ें उस तरीके से बोल रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी के नेता अक्सर बोलते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से आपने सही कहा संजय जी कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर इस बार नरेंद्र मोदी या अमित शाह के नहीं दिख रहे, और शायद इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने तंज भी कसा है कि उन्हें लगता है कि अगर उनके चेहरे पर लड़ेंगे तो कहीं हार ना जाए। और जिस तरीके से नैरेटिव से आजकल बीजेपी काफ़ी घबरा रही है संजय जी, आप देखिए संविधान की अगर कॉपी राहुल गांधी लेके चलते हैं तो ऐसी बयान आती है बीजेपी की तरफ से जो लॉजिकल नहीं होते, बस एक कहने के लिए एक बयान हो जाते हैं। जब उद्धव ठाकरे बात करते हैं महाराष्ट्र के उद्योगों की जो गुजरात चले गए उसको लेके बात करते हैं तो वो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं फिर से वो नैरेटिव कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा दे। तो नैरेटिव से महाराष्ट्र में इस समय बीजेपी के नेता काफ़ी घबराए लगते हैं, और यही वजह है कि जो 4-5 फैक्टर लोकसभा चुनाव में जो उद्धव ठाकरे या शरद पवार जो लोगों से कह रहे थे वो चीज़ें वापस से विधानसभा चुनाव में वो कह रहे हैं, चाहे कोल्हापुर की सभा हो उद्धव ठाकरे की या अभी लगातार जो महाराष्ट्र के गाँवों खेड़ों में जा रहे हैं, वो हर जगह उनकी यही बात चल रही है। और संजय जी कभी भी वो ये कहना नहीं भूलते कि उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनका चुनाव चिन्ह लिया गया, ये बात जो है फिर से उद्धव ठाकरे पहुंचा रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिससे बीजेपी के नेता इन दिनों घबराए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हयात, आप कई इलाकों में गई, घूमी और लोगों से बात करी। वो टैक्सी ड्राइवर तो गजब का था, वो आपको देख के मोड़ा और फिर वो 4 PM की तारीफ़ करने लगा। कैसा अनुभव हो रहा है, पहले तो ये बताइए आप। दूसरा, यहाँ के लोगों से जो बात कर रही हैं आप, क्या समझ में आ रहा है बीजेपी के लिए परेशानी क्या ज़्यादा है, क्या तापमान है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी को परेशान कर रहे हैं, और क्या लग रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में क्या खेला होने जा रहा है? सर पहले तो मैं बता दूं कि जैसे मैं यूपी में लोगों से बात करती हूँ वहाँ पर लोग भले ही इतना खुल के ना बोलते हों, लेकिन जब मैं बॉम्बे आई तो यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे से बोल रहे हैं। उनको अपने मुद्दे, उनको हर बात को रिप्रेजेंट करना में काफ़ी आसानी हो रही है। ऐसा तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मराठी बोलते होंगे, बट वो लोग हिंदी भी जानते हैं और अच्छा बोल रहे हैं। और सब आपने जो मुद्दे की बात करी तो लोगों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो कि पूरे देश में बना हुआ है बेरोज़गारी और महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है सर, जो कि मोदी सरकार फेल रही है। और लोगों का ये भी मानना है कि मोदी योगी बांटने की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे, इस तरह के जो नारे हैं ये एक तरह का नैरेटिव है जो इलेक्शन से पहले सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और शायद इसी वजह से लोग अपने मुद्दे की, अपने जो रोज़गार है, बढ़ती महंगाई, इस पर बात करना चाहते हैं। और अपने महाअघाड़ी की बात करी तो सर जिस तरह से कांग्रेस का जो राहुल गांधी लोगों के बीच जाते हैं, मिलते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो जो महाअघाड़ी और कांग्रेस है इस पे लोगों को विश्वास कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनकी बात करेंगे।
तो सर अभी तो जो लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं जो नफरत की राजनीति उससे लोग उभरना चाहते हैं, मतलब चेंज चाहते हैं। क्या कारण है कि जिस तरह से इतना माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई है, हिंदू बनाम मुसलमान बनाने की कोशिश की गई है, तो आप जिन जिन इलाकों में गई, क्या लगा ये माहौल बन पाया? क्या नफरत इतनी बन पाई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखिए, लोग भी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई होते हैं। ये बीजेपी का ये जो एक एजेंडा था वो बिल्कुल फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं, देखो वो हेलीकॉप्टर तुम्हारी बात सुनने आ गया, उसमें नेताजी हैं, तुम्हारी बात सुनने होंगे कि हेलीकॉप्टर में हयात क्या बोल रही है। हाँ जी। लोग चाह रहे हैं कि जैसे मोदी जी झूठे वादे करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, कहीं कहीं पे दिख भी नहीं रहा है ना ग्राउंड पे। तो लोग चाह रहे हैं कि विकास हो देश में। मोदी जी कहते हैं विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन देश की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, ये भी तो देखना होगा ना। ये बात लोगों ने कही, तुमसे बात जी कही? बिल्कुल सर, हमसे तो ये बात कही है कि हम लोग भाई भाई हैं, एकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान और या जो बीजेपी ऐसा कर रही है वो उसका कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे मोदी जी भी आए महाराष्ट्र में, एक हैं तो सेफ हैं, ये सब चीज़ें अब काम नहीं कर रही हैं ना मोदी जी की। कितनी तेजी से वो चलाते हुआ आ रहा है। हया तुम बैठोगे इसमें से? तुम डर लगी? जी, जी, बैठोगी? जी, बिल्कुल समुद्र में कुछ हो गया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो ये टीम है, बहादुर टीम है। अभी हम लोग ये शो खत्म करके थोड़ा राइड भी करेंगे। नफीसा, कैसा लग रहा है मुंबई? तुम आई हो रिपोर्टिंग करने, पहले आई थी कभी? मुंबई में घूमने के लिए आई हूँ सर, रिपोर्टिंग के लिए पहली बार आई हूँ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि 4 PM का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। और ऐसे दौरान मुझे मौका मिला कि जब महाराष्ट्र की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जिसके मुद्दे और जिसकी राजनीति केंद्र को प्रभावित करने वाली है। अगर मैं आपकी ही बात से शुरुआत करूँ, आपने कहा कि जो तट है, समुद्र किनारा, ये धीरे धीरे साफ हो गया। कल और आज की तस्वीर बदल गई। तो इसी तट के तर्ज पर हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें से 10 दिन का रण बचा है, लेकिन उस 10 दिन की चुनावी लड़ाई में तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी, लेकिन इसके अंदर भी कई पेच है सर। महायुति की अगर हम बात करें तो उसमें कितने खेमे अंदर खाने बन चुके हैं ये कह पाना अभी संभव नहीं है। अजीत पवार की बात करें, वो बीच बीच में ऐसे बयान दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, जिससे मालूम पड़ा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलों के दिन आने वाले हैं। चुनावी नतीजे तक बीजेपी का कहते हैं ना टेंशन बढ़ी रहेगी सर। और अगर मैं जनता के बीच जा रही हूँ, रिपोर्टिंग कर रही हूँ, पहले खूबसूरत लगता था मुंबई, लगता था कि बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं, पर्यटक जैसे बीच पर काफ़ी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगह से आए हैं। लेकिन मुंबई जब मैं चुनाव कवर करने आई हूँ, चुनावी दौरान लोगों से मिल रही हूँ, तो मुझे समझ में आया सर कि जो मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है देश की, जिस मुंबई के लिए कहा जाता है कि कभी थमता नहीं है, कभी सोता नहीं है, बहुत तेज़ रफ्तार में चलता है, तो मुझे इसके साथ साथ ये भी समझ में आया बारीकी से कि यहाँ की जनता जागरूक बहुत है, अपने मुद्दों को लेकर समझदारी के साथ अपना नेता चुनती है। और हाल फिलहाल में जो हमने देखा बीते 2-3 सालों के अंदर कि जैसे सरकार टूट गई, जोड़ मड़ोड़ के सरकार बना ली गई, तो ये चीज़ जनता के बीच बहुत अच्छे से जा चुकी है। तो जनता को के बीच जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, उनके मुद्दे जान रही थी, मुझे 3-4 पहलू समझ में आए सर। सबसे बड़ा पहलू शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, PM है, लगातार 1 हफ्ते महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, डटे हुए हैं, चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं, तो वो नारा दे रहे, नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, बटेंगे एक रहे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके के नारे हैं। इसे साफ योगी आदित्यनाथ तो और आगे बढ़ गए कि बटेंगे तो कटेंगे। जी बिल्कुल, बटेंगे कटेंगे, आप समझ सकते हैं सर, ये आज़ाद भारत के बाद सबसे बड़ा ऐसा नारा है जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देता है। तो इस नारे की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र से लेकर यूपी उपचुनाव हो गए, झारखंड का चुनाव हो गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बड़े बड़े फेसेस हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए, डिप्टी CM हो गए, PM मोदी हो गए, वो इसी नारे को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? तो उसके पीछे थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा, जो मुझे अभी समझ में आया मुंबई घूमने के बाद, कि 2024 लोकसभा चुनाव, ये चुनाव वो था जिसमें महाअघाड़ी ने महायुति को बड़ी जोरों की पटकनी दी थी। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण देखा गया, जो महाअघाड़ी की योजना थी, नीति थी, जिसको हम रणनीति कह सकते हैं, वो बड़ी काबिले तारीफ हमें देखने को मिली। जैसे कि सर जातीय जनगणना का मुद्दा हो गया, संविधान का मुद्दा हो गया, इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, जिसका सीधा सीधा फायदा हमने लोकसभा चुनावों में देखा। उसी नतीजों का डर भारतीय जनता पार्टी के भीतर इन दिनों देखने को मिल रहा है। और बीजेपी इस नैरेटिव को इसलिए सेट करना चाहती है कि जो जातीय गोलबंदी है अघाड़ी दल की, उसको कैसे सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है उससे पाटने की कोशिश की जा सके।
तो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो एक तरफा हिंदू वोटर्स हैं, यानी कि हिंदुत्व के एजेंडे को गढ़ दिया जाए ताकि हिंदू वोट्स एक साथ हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएं, तो जो बाकी मुद्दे हैं उन पर किसी का फोकस ही ना जाए। लेकिन धरातल की अगर मैं बात करूँ, इस नारे ये क्योंकि मीडिया में बहुत गूंज रहा है सर, आप भी रात दिन इस नारे को सुन रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता इस नारे को खूब बोल रहे हैं अलग अलग मंचों से, लेकिन जो धरातल पर मैंने जनता के बीच देखा सर, ये नारा कहीं नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये नारा असर दिखा पाएगा। क्योंकि जब मैं जनता के बीच गई तो जनता ने कहा कि डराने की राजनीति की जा रही है। मैंने काफ़ी हिंदू समुदाय के लोगों से बात की, मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच भी पहुंची, तो सबने एक ही सुर में ये कहा कि ये तो डराकर वोट पाया जा रहा है। क्या हिंदू डर जाएंगे कि हिंदू एक हो जाओ? कौन काट रहा है, कौन मार रहा है, कौन बटेगा? ऐसी बातचीत क्यों? और इसी नारे के साथ एक और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा, सवाल में पूछा बल्कि, कि अगर ये पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के तो नहीं है, अगर पीएम मोदी ये नारा ये देते कि देश के लोग एकजुट हो जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ आ जाइए, बटना नहीं है हमें देश तरक्की के लिए, तो बहुत अच्छा होता, देश के लिए आगे कामयाबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता। लेकिन ये बटेंगे कटेंगे, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलना, ये जबकि फेल हो चुका है। हमने देखा राम मंदिर सबसे बड़ा फ्लॉप मुद्दा रहा। सही बात और है, 370 अयोध्या में ही चुनाव हार गए। ये बात क्योंकि मनीष, अजीत पवार ने साफ साफ कर दिया, योगी आदित्यनाथ आए कि बटोगे तो कटोगे, अजीत पवार ने कह दिया ये छत्रपति शिवाजी का महाराष्ट्र है, सामाजिक सद्भाव चाहता है, प्यार चाहता है, भाईचारा चाहता है, हमें ऐसे बयान नहीं चाहिए। यानी महायुति का, यानी भाजपा समर्थित सरकार का, भाजपा की सरकार का डिप्टी सीएम कह रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ के ये जहरीले भाषण नहीं चाहिए। अजीत पवार का ये दांव क्या इशारे करता है? जी संजय जी, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यही बीजेपी के नेता थे जो पहले कहते थे सबका साथ सबका विकास, और अब कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सर कम से कम संजय जी मैं 10 से 11 विधानसभा घूम चुका हूँ और कई सारे लोगों से बात किया, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। उन्होंने साफ बोला कि जो हमारे मुद्दे हैं वो सुलझाइए, जिसके लिए हमने आपको चुना है। और सर जैसा आपका सवाल था कि अजीत पवार पहले से ही उनकी जो विचारधारा है वो इस तरीके की नहीं है, और ना ही उनके जो वोटर्स हैं वो है थोड़े जो मुस्लिम एरिया है वहाँ से भी उनके वोटर्स आते हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो हारे हैं उसके बाद वो कुछ ज़्यादा सजग हो गए हैं कि जो मुझे जीतनी है सीट वो जीतनी है, कम से कम वो नहीं गंवानी है। और जो उनके पास सीटें आई थी उसमें भी रिपोर्ट्स आई थी कि 10% कम से कम ऐसे कैंडिडेट वो खड़े करेंगे जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये सोची समझी उनकी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम उतारेंगे। अब इसमें बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बयानबाजी आती है जहां इनका गणित अगर बिगड़ता है तो ये जाहिर सी बात खुद को अलग रखेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि यही वो बीजेपी के नेता हैं जब मेरे सीट नहीं जीत पाया था लोकसभा में तो मेरी फजीहत ये कर रहे थे, मेरे खिलाफ ये बोल रहे थे। तो ऐसे में अजीत पवार को ये पता है कि उनकी खुद की अपनी एक रणनीति है, उनकी अपनी एक राजनीति है जिसको वो बचा पाए तो उनका भविष्य जो है या क्रेडिट जिस तरह से कहिए साख की लड़ाई है, क्योंकि अब शरद पवार उनके साथ नहीं है, ना ही उनके पीछे खड़े हैं। तो जो कुछ भी करना है वो अजीत पवार को अपने दम पे ही करना है। और ऐसे में अगर सहयोगियों की वजह से उनको नुकसान पहुंचता है तो जाहिर सी बात है ये जोखिम अब अजीत पवार नहीं उठाना चाहेंगे बिल्कुल भी। और अगर वो सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी बात ये मान ले संजय जी कि वो सपोर्ट करते हैं तो उनके जो कुछ वोटर्स हैं, जो उनके पॉकेट्स हैं, वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगे और ना ही बीजेपी के वोटर्स उनको मिलने वाले हैं। तो ये बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान इससे नहीं होगा, पर ये अपना नुकसान बहुत करा बैठेंगे। इसलिए इन तरह के बयानों से ना ही वो सपोर्ट कर रहे हैं और ना ही इसका जो है वो खुल करके विरोध कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूँ संजय जी। कुछ दिनों पहले नीतीश राणे जो है उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ काफ़ी कुछ बयानबाजी की थी, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार से उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने वहाँ भी खुद को अलग रखा था। तो इन्होंने शुरू से ही ये रखा है, अपने वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की है कि मैं इन बयानों के साथ शामिल नहीं हूँ, उनको अपनी राजनीति बचानी है इस समय। ठीक बात है जी। एक मुद्दा और संजय राउत ने भी बहुत तीखे तीखे बयान दिए, वो मुद्दा है कि महाराष्ट्र के बड़े उद्योग गुजरात में शिफ्ट करने का। लोगों को लग रहा है कि हमारी नौकरी चली गई, जीएसटी से हमें रेवेन्यू आता, महाराष्ट्र को वो रेवेन्यू नहीं मिल पाया। संजय राउत ने बड़े सफाई से महाराष्ट्र बनाम गुजरात करने की कोशिश की। क्या ये मुद्दा है महाराष्ट्र के लोगों के बीच में कि उनके उद्योग, उनकी इंडस्ट्री, उनका कारोबार, उनका रोजगार, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुजरात के लोग प्रभावित कर रहे हैं? ये मुद्दा है क्या? ये बिल्कुल मुद्दा है संजय जी, क्योंकि लोगों से जब हमने बातचीत की तो जो लोग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में भी डील करते हैं, उद्योग चलाते हैं, धंधे चलाते हैं संजय, उनका कहना था कि जो इन्वेस्टमेंट
जो महाराष्ट्र में आया करती थी वो इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर नहीं दिखी है इस बार महाराष्ट्र में। और क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है कि जो गुजरात चले गए, तो ये लोगों के जहन में है कि जो रोज़गार यहाँ पैदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और बेरोज़गारी की भी बात करें तो मुंबई जैसे शहर में जहाँ से लोग बाहर से आते हैं रोज़गार की तलाश में, वहाँ भी बेरोज़गारी है। यहाँ भी लोग जो नौकरियाँ तलाशते हैं उनके पास भी नौकरियाँ नहीं है। तो ये सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि कल मैं माहिम के इलाके में गया था, वहाँ पर बता रहे थे जो वहाँ के कोली समाज के लोग आते हैं, शादियाँ का भी सीज़न चल रहा है संजय, शादियाँ चल रही थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि 10 से 12 हज़ार हम भाड़ा भरते हैं। और छोटे छोटे तरीक़ों से बताया कि कहाँ कहाँ उनके खर्चे होते हैं। तो ऐसे बताया उन्होंने कि 28-30 हज़ार रुपये तो महीने का खर्चा है। आप 10 हज़ार कमाइए ना कमाइए, लेकिन आपको 25 हज़ार करना ही है खर्चा। तो ये जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में रोज़ इस तरह की चीज़ों से डील कर रहा है, उसे बीजेपी के उन बातों से क्या लेना देना जो उनके कहीं कनेक्ट ही नहीं करते उन चीज़ों से। तो ये बड़ा एक अलग सा माहौल बना हुआ है। मुझे लगता है कि यही चीज़ महायुति ने लोकसभा चुनाव में भी मिस की थी, उसका खामियाजा उन्हें वहाँ भुगतना पड़ा और वापस से विधानसभा चुनाव में भी वही होता दिखाई दे रहा है। तो वो नब्ज़ नहीं पकड़ पा रहे संजय जी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे 4 PM के टीम के लोग जो अलग अलग हिस्सों में गए, अलग अलग जगह बातें करी और बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति का हाल क्या है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है और बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है और महाराष्ट्र का चुनाव देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो शायद देश की राजनीति में भी बड़े खतरनाक संकेत चले जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गुजरात बनाम महाराष्ट्र का मुद्दा बनता जा रहा है। लोगों के रोजगार कम हो रहे, ये मुद्दा बनता जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई है, ये मुद्दा बनता जा रहा है। और जो नफरत की राजनीति है, बटोगे तो कटोगे, ऐसे मुद्दे फिलहाल चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या होगा महाराष्ट्र में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात ठीक है कि महाराष्ट्र का जनमानस बहुत नाराज़ है, अपनी परेशानियों को लेकर नाराज़ है, उसका हल करने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाता रहूँगा, हमारी टीम आपको दिखाती रहेगी। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल आपका है, सब्सक्राइब करिएगा और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।